एक कपल बड़े प्यार से एक दूसरे पर हक जता रहा था। उस बेड पर लड़की बोल रही थी, मेरे हाथ में चोट लगी है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो लड़का बेबस होकर मुस्कुराया और उसे चम्मच से एक एक निवाला खिलाने लगा। लियू रुयान उस लड़की के हाथों को एकटक देखती रही। फिर उसने अपने खुद के हाथ को देखा और उसकी आंखों में अजीब से भाव आ गए। अगले दिन जब मैं उससे मिलने गया तो भाई साहब, लियू रुयान का दाहिना हाथ सच में जख्मी था। उसका वो हाथ जो कभी इतना पतला और खूबसूरत दिखता था, अब उस पर पट्टियों की एक मोटी परत लिपटी हुई थी। इतनी भारी पट्टी बंधी थी कि वो देखने में थोड़ी अजीब और फनी लग रही थी। मैं डर गया और मैंने पूछा, ये क्या हो गया? लियू रुयान ने अपने हाथ की तरफ देखा और बोली, कल तुम्हारे जाने के बाद मैं एक सेब छीलना चाहती थी, पर गलती से। मैंने तुरंत उसके बेड के पास बैठते हुए पूछा, क्या तुम इस हाथ को हिला पा रही हो? उसने कोशिश की और बोली, नहीं, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है और डॉक्टर ने मुझे सीधे हाथ का इस्तेमाल करने से मना किया है, पर मुझे उल्टे हाथ से काम करने की आदत नहीं है। अब मैं क्या करूं? बोलते बोलते उसकी आवाज और धीमी हो गई और उसकी नजरें लगातार खाने के कटोरे पर टिकी थीं। मैंने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, पर ये तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो क्लासमेट हियान चेन। वो मेरे इस तंज को समझ नहीं पाई और बस एकटक मुझे एहसानमंद नजरों से देखती रही, पर पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने थोड़े अनाड़ीपन से कटोरा खोला, अजीब तरह से चम्मच पकड़ी और दलिया का एक चम्मच भरकर लियू रुयान के होठों के पास ले गया। वो खुशी के मारे मुस्कुरा उठी और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मुझे एकटक निहारे जा रही थी और मैं इस अजीब सी सिचुएशन में असहज होकर उसकी नजरों से बच रहा था। वो बड़े चाव से दलिया का एक एक चम्मच खा रही थी और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसने दलिया का पूरा बड़ा कटोरा साफ कर दिया। मुझे लगा कि चलो अब तो खत्म हुआ है ना, पर उसने फिर से मना करते हुए सिर हिला दिया। तीसरे दिन तक आते आते मुझे लियू रुयान को दलिया खिलाने की ऐसी आदत हो गई थी कि मैं उसे एक बहुत बड़ा पत्ता गोभी समझकर खिलाने लगा था। लियू रुयान की उन डूबती हुई गहरी नजरों के सामने मैंने पूरे हौसले के साथ एक और चम्मच उसके मुंह के पास बढ़ाया। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर कुछ चीजें जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर न जाने कब से लोगों की पूरी भीड़ खड़ी थी, जिसमें मेरे पुराने रूममेट्स और दूसरे स्टूडेंट्स शामिल थे, जो हाथ में गिफ्ट्स और फूल लेकर मरीज का हालचाल जानने आए थे। मैं तो अपनी धुन में उसे दलिया खिलाने में लगा हुआ था, पर इस वक्त वो सारे लोग मुंह फाड़े मुझे ही देख रहे थे। उनके हाथ में जो फ्रूट बास्केट थी वो पहले ही नीचे गिर चुकी थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब भी मेरा हाथ लियू रुयान को दलिया खिलाने वाली पोजीशन में ही हवा में अटका हुआ था। सबसे पहले मेरे रूममेट का दिमाग चला। उसने फुर्ती से सभी लोगों को पीछे धकेला और फटाफट दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से आवाज आई, आई एम सॉरी भाई, हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। सच में आई एम सो सॉरी। दरवाजा भले ही बंद हो गया था, पर हॉस्पिटल के उस कमरे की दीवारें इतनी पतली थीं कि बाहर चल रही गप्पों और फुसफुसाहट की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। मैं वहीं जम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठूं। मैंने बेबसी से लियू रुयान की तरफ देखा, जो बाहर की बातें सुनकर अपनी जीभ दांतों तले दबाए बैठी थी और उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो चुका था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वो, अगर तुम कहो तो मैं बाहर जाकर उन्हें सच बता दूं और सब समझा दूं। इस पर लियू रुयान ने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, क्या समझाओगे? वो लोग तो बस अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है? मैंने तुरंत ना में सिर हिलाया। ये देखकर उसने चैन की सांस ली और कहा, चलो फिर ठीक है, उन्हें जो गलतफहमी पालनी है पालने दो। पर फिर शायद उसे अंदाजा हुआ कि उसकी ये बात कितनी अजीब लग रही है, तो उसने बात संभालते हुए आगे जोड़ा, मेरा मतलब है तुम फालतू की टेंशन मत लो, ये सब बस एक गलतफहमी है। पर इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि जब भी मैं हॉस्टल में सफाई देने की कोशिश करता, मेरे रूममेट्स मुझ पर शब्दों के बाण छोड़ देते। एक दोस्त बोला, लिनफैन, तू जब प्रोफेसर लियू को डेट कर रहा था तो कम से कम मैं वहां मौजूद था। शुक्र मना कि किसी और ने तेरा चेहरा नहीं देखा। मैंने बार बार मना करते हुए सिर हिलाया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो प्रोफेसर सू ने मुझे उनकी देखभाल करने के लिए भेजा था, तो वो बोले, चल हट, हमें मत सिखा। उस वक्त प्रोफेसर लियू की आंखें बिल्कुल तुझ पर टिकी हुई थीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा? तुझे पता भी है कि प्रोफेसर लियू की खूबसूरती के पीछे कितने लोग दीवाने हैं। हमारे पूरे डिपार्टमेंट से लेकर फॉरेन लैंग्वेजेस वाले डिपार्टमेंट तक लाइन लगी है, पर उन्होंने सिर्फ तुझे अपने करीब आने दिया। अगर अब भी तूने उन्हें प्रपोज नहीं किया ना, तो मैं थूकेगा तुझ पर। खैर, मेरे लिए तो लियू रुयान को सही सलामत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा टास्क और आशीर्वाद था। एक हफ्ते बाद आखिरकार लियू रुयान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। निकलते वक्त मैंने डॉक्टर से ऐसे ही चलते चलते उसके हेल्थ के बारे में पूछ लिया। डॉक्टर ने बस अपना सिर पीटा और बोले, अरे भाई, वो पेशेंट तो बिल्कुल चंगी भली थी, उसे सिर्फ 2 दिन ग्लूकोज की जरूरत थी, पर वो खुद ही अड़ गई कि उसे बहुत कमजोरी लग रही है और उसे पूरे 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना है। आज की जवान लड़कियां भी ना
पता नहीं किसे हॉस्पिटल में रहना पसंद होता है। डॉक्टर को सिर हिलाते और बड़बड़ाते हुए जाते देख मैं वहीं खड़ा रह गया और मेरा दिमाग चकरा गया। लियू रुयान जानबूझकर हॉस्पिटल में रुकना चाहती थी। वो आखिर क्या खिचड़ी पका रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि मेरे भाई ने उसका दिल तोड़ा था तो शायद वो उसका बदला मुझसे लेना चाहती थी। मैं जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा शक गहराता जा रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसकी एक भी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। पर इस फैसले के कुछ ही समय बाद मेरी सेकेंडरी आईडी पर लियू रुयान का एक मैसेज टपक गया। क्लासमेट हियान चेन, जरा 1 मिनट के लिए मेरे ऑफिस आओ। जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा तो वहां सिर्फ हम दोनों ही थे और हम एक दूसरे को एकटक घूर रहे थे। का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया और सबसे पहले खुद ही बात शुरू की। मुझे अभी अभी ये मिला है, इसमें अगले सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं और तुम्हारी क्लास को मेरा ये कोर्स चुनना ही पड़ेगा। मैं तो वहीं सन्न रह गया। वो मुझे ये सब क्यों बता रही थी? कहीं वो सच में सारा ठीकरा मेरे सिर तो नहीं फोड़ना चाहती थी? मुझे घबराया हुआ देखकर वो मुस्कुराई और बोली, इतना नर्वस मत हो, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। मैंने हकबकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी उसने अचानक एक ठंडी सांस भरी और बोली, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे भाई की बहुत याद आती है। उसके बिना मुझे अपनी जिंदगी एकदम बेरंग और फीकी लगती है। ये सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने पूछा, क्या आप उसे इतना पसंद करती हैं? उसने कहा, हाँ, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि तुम्हारा भाई मेरे पास वापस आने के बारे में सोचे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी अपनी कोई वजह रही होगी, पर मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा भाई स्टेटस या किसी और रिश्ते के अंतर की वजह से ब्रेकअप कर रहा था तो क्या वो मुझसे एक बार मशविरा नहीं कर सकता था? उधर मेरे अंदर एक बड़ा भूचाल आ चुका था। उसे ये सब पता था, पर फिर भी मैं खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और मैंने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं उसके फैसलों के बीच में नहीं पड़ सकता। उसने कहा, मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब अपने भाई तक पहुँचा दो और किसी तरह मुझे और तुम्हारे भाई को एक बार मिलवा दो। मैंने सोचा कि चलो अभी बात को टाल देता हूँ, पर तभी मेरी नज़र लियू रुयान पर पड़ी जो कंप्यूटर पर अगले सेमेस्टर के कोर्स ओपनिंग ऑर्डर की तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। उनका साफ इशारा था कि अगर मैं मान गया तो अगले सेमेस्टर के कोर्स में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। भाई कोई मजाक है क्या? सब जानते हैं कि प्रोफेसर लियू की क्लास पास करना लोहे के चने चबाने जैसा है। उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर वो मुझे ये दिखा रही थी तो इसका मतलब सीधा सीधा धमकी था। अब जाहिर सी बात है कि मैं खुद तो लियू रुयान से मिलने जा नहीं सकता था, पर किस्मत से मेरा एक कजिन था। मैंने पूरे 5 घंटे तक उसके आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वो मेरी जगह लियू रुयान से मिलने के लिए तैयार हुआ। मीटिंग की जगह लियू रुयान ने ही तय की थी, एक बेहद आलीशान फ्रेंच रेस्टोरेंट।